अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट का बहुत सारा फार्मूला है। जो बेसिक फार्मूला है, सबसे पहले बेसिक फार्मूला जानते हैं, अब फिर जो फार्मूला ज़्यादा कॉमन है वो फार्मूला जानते हैं। बेसिक फार्मूला क्या क्या है? जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, एक इक्विवेलेंट वेट का ये फार्मूला है। एक है इसी तरह से वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5, या वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ सिल्वर इनटू 108। तो ये 4 तो इक्विवेलेंट वेट का बेसिक फार्मूला है। इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, इसी चारों फार्मूला से डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइन विथ और डिस्प्लेस विथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 नहीं है 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन और 108 पार्ट बाय वेट ऑफ सिल्वर ऑफ Ag। ये 4 इक्विवेलेंट वेट का बेसिक फार्मूला है। लेकिन हमको अब जानना है जो फार्मूला बहुत कॉमन है, जो यूज होने वाला है। तो एक फार्मूला है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। मतलब अगर इस हिसाब से हमको H का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? H का एटॉमिक वेट होता है 1 बाई वैलेंसी होता है 1, तो 1। अगर हमको O का निकालना है तो O का एटॉमिक वेट होता है 16 बाई ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, तो हो जाएगा 8, है ना। अगर हमको Cl का निकालना है तो हो जाएगा 35.5 क्या एटॉमिक वेट बाई क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, तो हो जाएगा 35.5 इक्विवेलेंट वेट ये निकला। दूसरा है फार्मूला वेट बाई वैलेंसी। अच्छा, यहाँ पे तुमने O का इक्विवेलेंट वेट निकाला, O का एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। अगर कोई कहे तुमको O2 का एटॉमिक वेट, O2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो O2 का तो हमको एटॉमिक वेट लेना पड़ेगा 32, और O2 का वैलेंसी कितना लेंगे? एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो 2 ऑक्सीजन का 4, तो O2 का वैलेंसी 8। तो जो O2 का इक्विवेलेंट वेट है वही O का भी इक्विवेलेंट वेट है ना। इसी तरह से जो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा और H2 का इक्विवेलेंट वेट भी वही होगा। जो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट होगा, Cl2 का इक्विवेलेंट वेट भी वही होगा। ठीक है, तो एक एटम का अगर 1 है तो H2 का भी 1 ही है, क्लोरीन का 35.5 है, Cl2 का भी इक्विवेलेंट वेट 35.5 ही है, ऑक्सीजन का 8 है, O2 का भी 8 है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनायन। अगर तुमको बोले कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालो, तो H2SO4 में क्या है? H प्लस है और SO4 2 माइनस है। तो जो H प्लस का इक्विवेलेंट वेट प्लस SO4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट, दोनों का इक्विवेलेंट वेट को प्लस कर दो तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अब H प्लस का इक्विवेलेंट वेट और H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये नहीं बोलना कि 2 हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट तो डबल होगा, नहीं, जो एक हाइड्रोजन का होगा वही 2 हाइड्रोजन का भी वही होगा। तो H प्लस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 1। और SO4 2 माइनस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? SO4 माइनस 2 का इक्विवेलेंट वेट। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, हम लोग आयंस का इक्विवेलेंट वेट नहीं देखे ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस होता है फार्मूला वेट ऑफ आयन बाई वैलेंसी। तो अगर मान लो तुमको कोई सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालने बोले, सल्फेट, तो सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट में सल्फेट का फार्मूला वेट कितना हो जाएगा? 32 और 64,
98 बाई सल्फेट पे चार्ज कितना है 2, तो 2 इसका वैलेंसी हो गया बाई 2 49। अगर कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बोल रहे हैं किसका CO3 2 माइनस कार्बोनेट का, तो इसका फार्मूला वेट बाई वैलेंसी, फार्मूला वेट इसका होता है 100 12 16 60 60 12 16 48 60 हो गया बाई वैलेंसी 2, तो क्या हो जाएगा 30। अब H2SO4 का कैसे निकालेंगे? H2SO4 का निकालने के लिए जो H प्लस का प्लस SO4 माइनस का जोड़ देंगे, तो H प्लस का 1 SO4 का निकाले 49, तो 49 एक सेकेंड सॉरी हम यहाँ पे गलत कर दिए, सल्फेट का वेट 96 होता है 96, तो 96/2 कितना हो जाएगा 48। तो सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट 48 अब प्लस H प्लस का, तो H2SO4 का हो गया 49। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड या बेस, मॉलिक्यूलर वेट बाई एसिडिटी या बेसिसिटी, इसको कॉपी में देखते हैं। जैसे एसिड है मेरे पास, मान लो कौन सा यही एसिड लेते हैं H2SO4, इसका तो पहले निकाल चुके हैं लेकिन दूसरे तरीका से देखते हैं। H2SO4 का फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा? सल्फेट का वेट होता है 96 और 2 98 बाई एसिड का होता है बेसिसिटी और बेस का होता है एसिडिटी। एसिड का होता है बेसिसिटी, तो H2SO4 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा? पहले हम जानो बेसिसिटी होता क्या है। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी जितना H प्लस कोई निकाल सके उसको बेसिसिटी कहते हैं। जैसे H2SO4 में से कितना H प्लस निकल सकता है? 2 H प्लस निकल सकता है, तो 2 H प्लस निकल सकता है, तो ये इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। H3PO4 में से 3 H प्लस निकल सकता है, 3 H प्लस निकल सकता है, इसलिए H3PO4 का बेसिसिटी 3। लेकिन H3PO3 ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि H3PO3 का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है, POH OH और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होता है H3PO3 में, POOH। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन तो निकल सकता है, और जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है। तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन निकल सकता है इसमें से, तो सिर्फ 2 H प्लस, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया 2। और अगर H3PO2 है तो इसका बेसिसिटी, इसमें ये वाला हाइड्रोजन भी डायरेक्ट जुड़ा होता है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है इसके स्ट्रक्चर में, तो इसमें 1 H प्लस, इसका बेसिसिटी 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट बाई एसिडिटी या बेसिसिटी। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 98 है, M लिखते हैं जो भी मॉलिक्यूलर वेट M बाई 2 हो जाएगा। H3PO4 का क्या हो जाएगा? M बाई 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकल सकता है तो बेसिसिटी 3 है। लेकिन H3PO3 का बोले तो M बाई 2, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन निकल सकता है, बेसिसिटी 2। और H3PO2 का M बाई 1, जो मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा उसके डिवाइडेड बाई 1, ये इक्विवेलेंट वेट होगा। इसी तरह से अगर मान लो कोई बेस है CaOH होल 2, तो CaOH होल 2 में कितना OH, ये बेस है, कितना OH निकल सकता है? जितना OH निकल सकता है तो 2 OH माइनस निकल सकता है। तो इसका एसिडिटी, बेस का होता है एसिडिटी क्या हो गया 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? M बाई 2। NaOH में सिर्फ एक OH माइनस निकल सकता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा M बाई 1। अब कोई सॉल्ट है मेरे पास, कोई सॉल्ट में क्या करना है? जैसे मेरे पास सॉल्ट है Na2SO4, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? सॉल्ट है Na2SO4, तो Na2SO4 टूटता है 2Na प्लस, 2 का Na प्लस बनेगा और एक SO4 2 माइनस बनेगा। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन, या तो कटायन या तो पॉजिटिव पे जितना चार्ज है वो देखो, या नेगेटिव पे टोटल कितना चार्ज है वो देखो। तो पॉजिटिव पे टोटल कितना चार्ज है? 1 सोडियम पे 1 पॉजिटिव, 2 सोडियम पे 2 पॉजिटिव, या सल्फेट पे 2 नेगेटिव।
तो टोटल चार्ज ऑन कटायन 2, या अनायन पे भी तो उतना ही होगा, सेम चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, तो m/2 टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका देखो, मॉलिक्यूलर वेट टोटल N2SO4 का 142/2। इसको बनाने का एक और तरीका है क्या, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट तो हम लोग देख चुके हैं कितना, 96/2 48, प्लस सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, Na+ का मॉलिक्यूलर मास है 23 बाई वैलेंसी 1, 23 बाई वैलेंसी 1 तो 23 और 48 71 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। क्या, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्यों क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी, है ना। तो गिवन वेट, वैलेंसी को एन फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो जो भी यहाँ पे जितना देख रहे हो, जो नीचे वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी बेसिसिटी हो या एसिडिटी हो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिस चीज़ से इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जिस चीज़ से हमको डिवाइड करना पड़ रहा है, यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, टोटल चार्ज से, जिस भी चीज़ से हमको डिवाइड करना पड़ रहा है उस चीज़ को बोलते हैं एन फैक्टर। तो अब हम वैलेंसी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैलेंसी तो सिर्फ एटम या मॉलिक्यूल के या आयन के लिए है, लेकिन अगर कोई एसिड या बेस है तो उसके लिए तो वैलेंसी हम नहीं लिखेंगे, उसके लिए तो एसिडिटी बेसिसिटी लिखेंगे। कोई सॉल्ट है तो उसके लिए तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज, तो हम वैलेंसी नहीं लिख रहे हैं, एन फैक्टर अब लिखेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को यहाँ गिवन वेट को गिवन वेट छोड़ दो, इक्विवेलेंट वेट को लिख लो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट m बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर को ऊपर लिखो एन फैक्टर। तो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मोल हो गया, तो ये हो गया मोल इनटू एन फैक्टर। ये भी एक फार्मूला है, दो फार्मूला है, क्या क्या है, एक है गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट का, दूसरा है मोल इनटू एन फैक्टर, दो फार्मूला, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट या मोल इनटू एन फैक्टर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये लॉ हमेशा काम देगा तुमको। क्या लॉ का क्या नाम है, लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी क्या बन रहा है, C प्लस डी। ए का लिए मान लो A मोल, बी का लिए B मोल, C का C मोल, डी का D मोल। ये कोई रिएक्शन है, इमेजिनरी मान लो कोई रिएक्शन है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट A का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट B का भी रिएक्ट करेगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट C का भी बनेगा और उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट D का भी बनेगा। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट सारे कंपोनेंट्स का सेम होगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। मतलब कि सबका तुम वेट निकालो, कितना कितना वेट सबका रिएक्ट कर रहा है, और सबके वेट को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो, तो सबका ग्राम इक्विवेलेंट, तो पता चलेगा सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। ग्राम इक्विवेलेंट का तो एक और फार्मूला होता है, क्या, मोल इनटू एन फैक्टर। मतलब यहाँ पे जितना मोल रिएक्ट कर रहा है इसको इसके एन फैक्टर से, एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वैलेंसी हो सकता है, टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन हो सकता है, या एसिडिटी या बेसिसिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपाउंड क्या है। तो मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो सब में, तो सबका ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा, पता चलेगा ग्राम इक्विवेलेंट सबका सेम है। अब ये देखो, ये हम तीन फार्मूला जो बता चुके हैं पहले इक्विवेलेंट वेट निकालने का। वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू 1.008, वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, ये भी इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5, और वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ सिल्वर इंटू। अब ये क्या देखो,
मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये तो हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जो ऊपर होता है सीरीज में वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। मास ऑफ डिस्प्लेस मेटल बियर द सेम रेशियो ऑफ दियर इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो जैसे मान लो एक मेटल M1, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है ना। जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को हटा के खुद जिंक चला जाता है वहाँ पे। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट, हम क्या बोले, ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहेगा। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट जिंक का है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर का भी होगा। मतलब जितना ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर का डिस्प्लेस हुआ है उतना ही नया ग्राम इक्विवेलेंट जिंक का आएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ग्राम इक्विवेलेंट जिंक का वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो W1/E1 इक्वल टू W2/E2 या W1/W2 इक्वल टू E1/E2। ठीक है। सिल्वर वाला बता चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में ये क्या है, सब ग्राम इक्विवेलेंट को सेम किया है। W1/E1 क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, और W2/E2 क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड कंपाउंड। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। अब ये लॉ है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या बोलता है, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट। क्या, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट 6.4 होगा। स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, तो वो आएगा हमेशा 6.4। लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो कैसा है, वो है अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास। एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं लिया गया है, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास। मतलब कि अगर तुमको एटॉमिक मास किसी का पता करना है, अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग में, तो कैसे निकलेगा, 6.4 से स्पेसिफिक हीट जो भी उसका स्पेसिफिक हीट है उसको डिवाइड कर दो तो अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, 0.031 एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट इट 103.6। कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछ रहा है। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट हम निकालना तो जानते हैं कैसे, एटॉमिक वेट जो अप्रॉक्सीमेट होता है वो होता है 6.4 बाई स्पेसिफिक हीट। तो 6.4 बाई स्पेसिफिक हीट कितना, 0.031। तो 6.4 बाई 0.031 ये जो है ये क्या आया, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट। लेकिन हमको पता करना है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो अब हम ये कैसे करेंगे, फिर हमको मदद करेगा इसमें इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट से हम निकाल सकते हैं। वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक वेट बाई इक्विवेलेंट वेट वैलेंसी होता है। जैसे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इक्विवेलेंट वेट को ऊपर यहाँ से यहाँ भेजो और वैलेंसी को यहाँ से यहाँ भेजो, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे जो एटॉमिक वेट लोगे वैसा वैलेंसी आएगा। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट हम निकाल चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट 206.45। अब यहाँ पे हम 206.45 लिए हैं एटॉमिक वेट, तो वैलेंसी भी अप्रॉक्सीमेट निकला, कितना, 1.99। तो 1.99 क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी। लेकिन वैलेंसी का भी ऐसा होता है क्या, वैलेंसी तो एग्जैक्ट नंबर होता है। तो इसको हम समझ जाएंगे कि 1.99 अगर अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी आ रहा है, इसका मतलब वैलेंसी कितना है, 2। अब मेरे पास आ गया एग्जैक्ट वैलेंसी। ये क्या आ गया, ये आ गया एग्जैक्ट वैलेंसी। फिर एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना आसान है, कैसे, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, तो एटॉमिक वेट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। लेकिन इस बार जो हम वैलेंसी ले रहे हैं वो तो एग्जैक्ट वैलेंसी हम लेंगे। एग्जैक्ट वैलेंसी जब तुम लोगे तो एटॉमिक वेट भी एग्जैक्ट निकलेगा। क्या किए, 6.4 से स्पेसिफिक हीट को डिवाइड करके हम अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालें। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके हम अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी निकालें। ये क्या है, 1.99 क्या है, ये है अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी। अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी को अप्रॉक्स करके हम एग्जैक्ट वैलेंसी सोचें।
एग्जैक्ट वैलेंसी को इक्विवेलेंट वेट से फिर से मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाले। ये 207.2 एग्जैक्ट है, ये 206.45 अप्रॉक्सीमेट था। क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 49.5% क्लोराइड। कोई मेटल क्लोराइड है, कोई भी क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि 49.5% क्लोरीन है उसमें, तो बाकी का सारा क्या होगा? मेटल क्लोराइड में क्लोरीन अगर 49.5% है तो मेटल 50.5%, 100% से माइनस करो। 49.5% क्लोरीन है तो बाकी का जो होगा वो क्या होगा? वो मेटल खुद होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। देखो 49.5 क्लोरीन है, 100 में से माइनस करो तो 50.5 क्या हो गया? मेटल का मास हो गया। मेटल क्लोराइड है MCl, तो क्लोरीन दिया हुआ है 49.5, तो मेटल हो जाएगा 50.5। तो वेट ऑफ मेटल 50.5 बाई वेट ऑफ क्लोरीन 49.5 इंटू 35.5, ये क्या हो गया? ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट इज 0.064। 6.4 से स्पेसिफिक हीट को डिवाइड करने से आता है अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट। फिर वही वाला क्वेश्चन हो गया, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट हमको पता चला गया है, हमको इक्विवेलेंट वेट पता चल गया है। तो अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट को इक्विवेलेंट वेट से अगर डिवाइड कर दें तो वैलेंसी आएगा अप्रॉक्सीमेट 2.7, लेकिन वैलेंसी तो अप्रॉक्सीमेट पॉइंट में होता नहीं है, तो एग्जैक्ट वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। ये क्या हो गया? ये हो गया एग्जैक्ट वैलेंसी। अब वैलेंसी को फिर इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें एग्जैक्ट वैलेंसी को, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट कंटेन इतना ऑक्सीजन, तो बाकी का क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट हो जाएगा जो एलिमेंट है। तो वेट ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 100 में से 67.67, तो 32.33 क्या हो जाएगा? एलिमेंट। तो वेट ऑफ एलिमेंट 32.33 बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन 67.67 इंटू 8, ये 3.82 क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट हो गया। 3.82 क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब क्या बोल रहा है? वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल क्लोराइड इज 79। इसका हमको इक्विवेलेंट वेट हमको पता चल गया। बोल रहा है कि इसका जो क्लोराइड है, इसी एलिमेंट का जो क्लोराइड है उसका वेपर डेंसिटी है 79। तो जैसे उसका क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मेटल का वैलेंसी x है तो फार्मूला हो जाएगा MClX। मेटल का वैलेंसी कितना? मेटल का वैलेंसी x है, तो क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वोलेटाइल क्लोराइड वुड बी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वोलेटाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा? M और Cl कितना? x का मेटल का वैलेंसी क्लोरीन के नीचे। फार्मूला वेट सोचो क्या होगा? क्लोरीन कितना है? 35.5, 35.5 होता है एक का, तो x क्लोरीन का वेट कितना हो जाएगा? 35.5x। और मेटल का वेट क्या होगा? मेटल का वैलेंसी है x, और मेटल का इक्विवेलेंट वेट हम पहले निकाल चुके हैं ऑक्सीजन से, तो 3.82 इंटू x, ये हो जाएगा मेटल का वेट। तो फार्मूला वेट क्लोराइड का कितना हो जाएगा? इतना x। फार्मूला वेट है कितना? वेपर डेंसिटी का डबल 79 इंटू 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 79 इंटू 2, 39.32 एक्स इक्वल टू 79 इंटू 2, तो x निकल जाएगा। x क्या निकल गया? वैलेंसी निकल गया। एक बार जब वैलेंसी निकल गया तो वैलेंसी को जब इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। हमको क्वेश्चन में एटॉमिक वेट ही पूछ रहा था, वैलेंसी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, what weight of BaCl2 would react with इतना ग्राम of sodium sulfate Na2SO4 to produce इतना ग्राम of barium sulfate BaSO4 and इतना ग्राम of sodium chloride NaCl। BaCl2 plus Na2SO4 BaSO4 plus NaCl, इसका वेट पूछ रहा है, बाकी सबका वेट दे दिया। तो एक थ्योरी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट का टोटल मास होता है
उतना ही प्रोडक्ट का टोटल मास होता है। तो तुम इसको जोड़ लो, इसमें से इसको घटा दो तो x क्या आ जाएगा, इसका मास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो CaCO3 CaO + CO2 टूटता है, बोल रहा है कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 से 4.4 ग्राम CO2 बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, तो 10 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा प्रोडक्ट का भी टोटल मास वही होगा। ये क्वेश्चन देखो, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन है H2 + Cl2 2HCl। क्या रिएक्शन है, H2 + Cl2 2HCl। 40 ml ऑफ हाइड्रोजन, 40 मिलीलीटर हाइड्रोजन completely reacts with chlorine। 40 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन completely reacts with chlorine, then find out required volume of chlorine and volume of produced HCl। 40 मिलीलीटर हाइड्रोजन क्लोरीन से पूरी तरह से रिएक्ट कर लिया है, तो बोल रहा है कितना क्लोरीन चाहिए, कितना HCl बनेगा। तो हम तो बताए थे कि जो मास का, जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का भी रेशियो होता है। अगर इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो इसका 1 मिलीलीटर इसके 1 मिलीलीटर से भी रिएक्ट करेगा, तो इसका 40 मिलीलीटर इसके 40 मिलीलीटर से रिएक्ट करेगा, और इसका कितना बनाएगा, डबल यानी 80 मिलीलीटर बनाएगा। ईजी है। फॉर द गैसियस रिएक्शन, फिर गैसियस रिएक्शन आया सेम वही वाला। इफ़ इनिशियली शुरू में 20 ml हाइड्रोजन और 30 ml क्लोरीन हम लिए थे, 20 ml हाइड्रोजन लिए थे, 30 ml क्लोरीन लिए थे, तो कितना HCl बनेगा, तो इसका 20 ml अगर लिया और इसका 30 ml लिया तो इसका 20 ml तो इसके 20 ml से रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 ही मोल से रिएक्ट करता है, इसका 1 ml इसके 1 ही ml से रिएक्ट करता है, तो इसका 20 ml इसके 20 ही ml से रिएक्ट करेगा, और इसका कितना बनाएगा, डबल 40 ml, तो HCl तो बनेगा 40 ml। अब क्लोरीन जो 30 था लेकिन रिएक्ट हुआ है सिर्फ 20, तो क्लोरीन का कितना बच गया 10 क्लोरीन का बच गया 10 ml। हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि वो पूरा खत्म हो गया 20 ml का 20 ml पूरा। अब क्लोरीन क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि 10 ml वो बच गया है। इक्विवेलेंट वेट का कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखो, मॉलिकुलर वेट ऑफ डाई बेसिक कहने का क्या मतलब है, बेसिसिटी कितना है 2, मॉलिकुलर वेट कितना है W, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा W/2। ये सेकंड क्वेश्चन तुमको लास्ट में बताएंगे। ये थर्ड नंबर, इन मेटल ऑक्साइड 32% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन कितना है 32%, तो वेट ऑफ मेटल कितना, मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन अगर 32% है, मेटल हो जाएगा 68%, तो वेट ऑफ मेटल हो जाएगा 68 बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया 32 इंटू 8, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन कितना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना मास हो गया, मास कितना हो गया 32 ग्राम, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट 32 बाई ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना 8 = 4, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 4। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है H2, वॉल्यूम बोल रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू n फैक्टर। अगर ग्राम इक्विवेलेंट तुमको दिया हुआ है 1, हाँ, n फैक्टर भी तुमको पता है कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो मोल भी कितना हो जाएगा 1। यहाँ H2 से कंफ्यूज नहीं करना है, H2 का n फैक्टर कितना हो जाएगा डबल, एक हाइड्रोजन का n फैक्टर 1, 2 हाइड्रोजन का n फैक्टर 2, तो इससे अगर कहो तो n फैक्टर कितना 2, तो मोल कितना हो जाएगा आधा मोल, तो आधा मोल का वॉल्यूम 11.2 लीटर। अब मास से इसको बनाओ तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अगर ग्राम इक्विवेलेंट है तुम्हारा 1, इक्विवेलेंट वेट भी होता है 1, तुमको पता है इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1, तो गिवन वेट कितना हो जाएगा 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब कितना मोल, 1 बाई हाइड्रोजन का मोलकुलर मास 2, आधा मोल, यहाँ से भी आधा मोल आ रहा है, आधा मोल का मतलब 11.2 लीटर। ये वाला क्वेश्चन देखो, 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। इसको कॉपी में बताते हैं। एक एसिड है, एसिड कितना ग्राम है
0.126 ग्राम एसिड है, उसको कितना बेस चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH चाहिए। अब बोल रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होगा। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ, जैसे मोलैरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मलिटी में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। ऊपर में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मलिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें यानी NV, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेस का ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट होगा 0.1 इंटू 20, है ना, नहीं 0.1 इंटू 20 नहीं होगा, 20 तो मिलीलीटर में है, हमको लीटर में चाहिए होगा। तो यहाँ दिखाते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मलिटी कितना है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम कितना है 20 ml, 20 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 20 लीटर। अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 2/1000, ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ये हम नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ग्राम इक्विवेलेंट क्यों निकालें, क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस का, एसिड का रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो अप्लाई होगा, मतलब जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका रहेगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का भी रहेगा। इसका तो हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दिए नॉर्मलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, लीटर में वॉल्यूम को लिए, तो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। ग्राम इक्विवेलेंट इसका निकाल चुके हैं, उसको इसके ग्राम इक्विवेलेंट का बराबर कर देते हैं। इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका गिवन वेट बाई इसका इक्विवेलेंट वेट, इसी का तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ही तो निकालना है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा 0.126, उसका गिवन वेट है बाई इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से ई निकाल लो, 126/2 कितना हो जाएगा 63। ये ग्राम इक्विवेलेंट निकाले बेस का, और ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का क्या हो जाएगा गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट दिया हुआ था, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा था, गिवन वेट दिया हुआ था और इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, और भी क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया।